तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो 2017 में आपका पेपर आया है ईसीएन का, इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड नेटवर्क्स का। इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं और उसके सॉल्यूशंस हम डिस्कस करेंगे इस पेपर में। उससे पहले जो व्यूअर्स हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ सब्सक्राइब भी करवाएं। आप हमें टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम आपकी आईडी है पॉलिटेक्निक ज़िंदगी के नाम से, आप वहाँ जाके हम फॉलो कर सकते हैं। और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, हैंडल का नाम है पॉलिटेक्निक ज़िंदगी। इससे इस पे जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो अवेलेबल रहते हैं, प्लस इंस्टाग्राम पे जो हमारी लेटेस्ट अपडेट होती है रिगार्डिंग चैनल हम पोस्ट करते रहते हैं। तो ज़रूर से इन दोनों पे आप हमें फॉलो कर लें। अब आपका पेपर डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला सवाल है आपका, द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर वेरीज इनवर्सली एस। तो देखो, रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर का सबको पता है, फॉर्मूला क्या होता है, आर इक्वल्स टू रो एल बाई ए। उस हिसाब से जो रेजिस्टेंस होता है आपका वायर का वो इनवर्सली वेरी करेगा 1 अपॉन एरिया, या इनवर्सली वेरी करेगा एरिया से। ठीक है, तो आप ये बात देख सकते हो कि रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर वेरीज इनवर्सली एस क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2, मैक्सिमम पावर इज ट्रांसफर्ड व्हेन द लोड रेजिस्टेंस इज। तो आप लोग को पता है मैक्सिमम ट्रांसफर थ्योरम के अकॉर्डिंग जो मैक्सिमम पावर कब ट्रांसफर होता है, जब लोड रेजिस्टेंस इक्वल होता है सोर्स रेजिस्टेंस के। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। देखो, 6 लाइट बल्ब्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस 110 वोल्ट। ठीक है, 110 वोल्ट के अक्रॉस कनेक्टेड है। ईच बल्ब इज रेटेड एज 75 वॉट। तो हाउ मच करंट फ्लो थ्रू ईच बल्ब, ये पूछा गया है। ठीक है, तो देखो इसका तो सर्किट बनाना पड़ेगा। तो आप अगर देखोगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करके, तो देखो 110 वोल्ट मतलब आपका एक बल्ब है, उसके अक्रॉस मतलब 6 बल्ब हैं आपके। ठीक है, और 110 वोल्ट वोल्टेज के अक्रॉस लगाए गए हैं। ठीक है, यानी कि वोल्टेज की वैल्यू कितनी दे रखी है आपकी, 110 वोल्ट। अच्छा, अब रेटिंग क्या दे रखी है, 75 वॉट, यानी कि पावर कंजम्पशन कितनी है आपकी, 75 वॉट। पावर का फॉर्मूला होता है, आपको पता है, पावर इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। एक सेकेंड, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो रेजिस्टेंस आ जाएगा, क्योंकि वोल्टेज दे रखा है 110 वोल्ट और रेटिंग दे रखी है 75 वोल्ट। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी आर की वैल्यू आएगी आपकी 161.33 ओम, 0.33 ओम। अब रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई तो क्या पूछा है, करंट फ्लोज थ्रू। अब देखो ये सारे कनेक्शन पैरेलल हैं, तो पैरेलल में क्या सेम रहता है आपका, वोल्टेज सेम होता है। ठीक है, यानी कि वोल्टेज की वैल्यू अभी भी आप कितनी रखोगे 110 वोल्ट। ठीक है, अब आपका आई क्या होगा, आई इक्वल्स टू, करंट पूछा था ना आपसे, वी बाई आर। रेजिस्टेंस की वैल्यू आपकी आ गई, करंट की रेजिस्टेंस की वैल्यू आपकी आ गई, वोल्टेज की वैल्यू आपकी दे रखी है। मतलब आपको जो डिवीजन करना है 110 डिवाइडेड बाय 161.33, आपका करंट का जो आंसर आएगा वो आएगा 0.682 एम्पियर। तो ये आपका सवाल पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 4, ए सर्किट ऑफ यूनिटी पावर फैक्टर बिहेव से। तो यूनिटी पावर फैक्टर अगर कोई सर्किट बिहेव करता है, यानी कि वो कौन सा सर्किट होता है, तो रेजिस्टिव सर्किट होता है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, द पीक वैल्यू ऑफ ए साइन वेव इज 200 वोल्ट, इट्स एवरेज वैल्यू इज। तो देखो, पीक वैल्यू कितनी दे रखी थी आपकी, मतलब वीएम की वैल्यू दे रखी थी आपकी 200 वोल्ट। 200 वोल्ट, ठीक है, पीक वैल्यू आपकी दे रखी थी 200 वोल्ट।
अब आपसे पूछा गया था एवरेज वैल्यू। देखो एक्चुअली क्या होता है कि एवरेज वैल्यू कंप्लीट साइन वेव की ना जीरो होती है। तो जो भी सिमेट्रिकल फिगर होते हैं, जैसे आपका साइन वेव हो गया या कोसाइन वेव हो गया, ये सब सिमेट्रिकल फिगर हैं। तो पूरे साइकिल में अगर आप एवरेज वैल्यू लोगे तो जीरो आएगी। लेकिन क्योंकि अब पूरे साइकिल में एवरेज वैल्यू जीरो आती है सिमेट्रिकल वेव्स फॉर्म की, तो हम क्या कर लेते हैं, हाफ साइकिल कंसीडर करते हैं हमेशा। एवरेज वैल्यू अगर हाफ साइकिल की कंसीडर करोगे तो उसका फॉर्मूला आता है आपका 2Vm अपॉन पाई, 2Vm अपॉन पाई। तो वी अब सॉल्व करोगे तो Vm की वैल्यू आप देख रखे हो 200, 2 इंटू 200 डिवाइडेड बाई पाई। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो जो आपका आंसर आएगा, एक मिनट में सॉल्व करके बता देता हूँ। 2 इंटू 200 डिवाइडेड बाई 3.142, तो आएगा 127.30 या 127.4। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा कि देखो जो भी सिमेट्रिकल फिगर है, जैसे साइन है तो कोसाइन है, ये सारे सिमेट्रिकल फिगर्स होते हैं। मतलब जैसा पहले हाफ में रहता है वैसे ही सेकंड हाफ में रहेगा। तो इनकी कंप्लीट एवरेज वैल्यू तो जीरो ही हो जाएगी, क्योंकि जितनी एरिया पॉजिटिव में आएगी उतनी एरिया नेगेटिव में आएगी। लेकिन क्या होता है, क्योंकि ये सिमेट्रिकल फिगर होता है, इसलिए एवरेज वैल्यू हम हाफ ड्यूरेशन तक के लिए कंसीडर करते हैं। और डायरेक्ट एवरेज वैल्यू का आपको फॉर्मूला देखना हो तो 2Vm अपॉन पाई होता है। आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो। एक्चुअली ये फॉर्मूला होता है एवरेज वैल्यू का 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से पाई Vm साइन डी ओमेगा टी इंटू डी ओमेगा टी। इसको भी कैलकुलेट करके भी आप निकाल सकते हो। तो आपका जो फॉर्मूला आएगा यही आएगा 2Vm अपॉन पाई। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज ट्रू फॉर अपरेंट पावर। अपरेंट पावर का एक्सप्रेशन पूछ रहा है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, Vrms इंटू IRMS। तीन टाइप के पावर होते हैं जैसे सबको पता है। तो अपरेंट पावर पूछा है आपका, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7 आपका, इन ए प्योर इंडक्टिव सर्किट इफ द सप्लाई फ्रीक्वेंसी इज रिड्यूस्ड बाय हाफ द करंट। तो क्योंकि क्या होता है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी अगर हाफ कर दिया जाए तो एक्सएल क्या होता है आपका, ओमेगा इंटू एल। तो फ्रीक्वेंसी हाफ हो जाएगी आपका। ठीक है, देखो एक्सएल होता है आपका ओमेगा इंटू एल। ओमेगा इंटू एल। अब क्या कह रहा है, ओमेगा क्या होती है आपकी सप्लाई फ्रीक्वेंसी, इसको आधा कर दोगे तो जो ये रिएक्टेंस है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, ये हाफ हो जाएगा। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस हाफ हो जाएगा तो जो करंट है आपका डबल हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8, एन अल्टरनेटिंग करंट इज रिप्रेजेंटेड एज, ये दे रखा है आपको। तो फ्रीक्वेंसी पूछा है। तो देखो ये फ्रीक्वेंसी ये होती है एक्चुअली ये वाला पार्ट। लेकिन एक ध्यान रखना, ये फ्रीक्वेंसी होती है ओमेगा। ओमेगा की यूनिट होती है रेडियन पर सेकेंड। लेकिन यहाँ देखो क्या दे रखा है, हर्ट्ज दे रखा है। तो 2 पाई से डिवाइड कर देना। तो जो करेक्ट आंसर आएगा आपका वो 60 के अराउंड आना चाहिए। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 60.16 आएगा सॉल्व करोगे तो। करेक्ट आंसर इसलिए ऑप्शन नंबर बी होगा। The resistance of a conductor having length L, cross section area N and resistivity delta is given by। तो इसका आंसर होगा, देखो रेजिस्टिविटी डेल्टा क्रॉस एल अपॉन ए। तो जो करेक्ट आंसर होना चाहिए इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। ओम्स लॉ इज एप्लीकेबल टू, देखो ओम्स लॉ ना आपका वहां लगता है जहां लीनियर रिलेशनशिप आए वी और आई का। ठीक है, अब सेमीकंडक्टर में तो हो नहीं सकता क्योंकि सेमीकंडक्टर पॉसिबल नहीं होता, और ना ही वैक्यूम ट्यूब्स में होता है, ना ही कार्बन रेजिस्टर्स में होता है। तो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। इसको मैं थोड़ा ठीक से कर लूँ, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। और ओम्स लॉ एप्लीकेबल होने के लिए टेम्परेचर भी आपका कांस्टेंट होना चाहिए। एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर लगता है ओम्स लॉ। किरचॉफ करंट लॉ इज एप्लीकेबल टू, ऑप्शंस देख रहे हैं। तो देखो किरचॉफ करंट लॉ एप्लीकेबल होता है एट फंक्शंस, नहीं होगा जंक्शंस होगा इन ए नेटवर्क। तो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, जंक्शंस इन ए नेटवर्क। ठीक है,
In a three-phase system, phase voltage differ by 120 degree. Correct answer is option number B. In a three-phase delta connection, line voltage is 400 volt. Phase voltage कितना होगा? तो line voltage होता है √3 times of phase voltage. तो phase voltage 400 by √3. तो 13 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए. In a star connected system of three phase connection, स्टार कनेक्टेड सिस्टम पूछा है थ्री फेज कनेक्शन का. तो इसमें पूछा है कि स्टार कनेक्टेड थ्री फेज सिस्टम में आपका जो है हाँ, तो इसमें पूछा गया है कि इन स्टार कनेक्टेड सिस्टम ऑफ थ्री फेज कनेक्शन ऑप्शन पूछा है. तो लाइन करंट और लाइन वोल्टेज के एक्सप्रेशन पूछा है. तो देखो, इन स्टार कनेक्टेड थ्री फेज सिस्टम आपका लाइन करंट इज इक्वल टू फेज करंट. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए होगा. क्वेश्चन नंबर 15. Superposition theorem requires and many circuit to be solved as there are meshes, nodes, sources या all of the above. तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, all of the above. Question number 16. In case of delta connected circuit, when one resistor is open, the power will be पावर के बारे में पूछा है 16 का. तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, रिड्यूस्ड बाय 1/3. Which of the following theorem is applicable for both linear and non-linear circuit? अब देखो लीनियर और नॉन लीनियर दोनों के लिए पूछ रहा है. तो ध्यान रखो, सुपरपोजिशन थ्योरम इसको लिख भी लेना साइड में. सुपरपोजिशन थ्योरम लीनियर के लिए लगती है, थेवेनिन्स थ्योरम भी लीनियर के लिए लगती है, नॉर्टन्स थ्योरम भी लीनियर सर्किट के लिए आपकी एप्लीकेबल होती है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम भी लीनियर सर्किट के लिए एप्लीकेबल होती है, टेलीगन्स थ्योरम एक होती है जो सबके लिए लगा सकते हैं, और सब्स्टिट्यूशन थ्योरम होती है जो लीनियर एंड नॉन लीनियर के लिए होती है. तो यहाँ करेक्ट आंसर होना चाहिए था टेलीगन्स या टेलीगन्स थ्योरम एंड सब्स्टिट्यूशन थ्योरम, क्योंकि ये दोनों हर जगह लग सकती है. लेकिन इन तीनों में से तो कोई नहीं होगा क्योंकि ये तीनों स्पेसिफिकली लीनियर नेटवर्क के लिए लगती है. तो करेक्ट आंसर होना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर डी. Question number 18. The current is in an RL circuit at the instant of connecting into a DC source of V volt will be. तो देखो अगर RL सर्किट है और उसको कनेक्ट किया गया है DC सोर्स से, तो इंडक्टर बिहेव्स एज ए शॉर्ट सर्किट. तो करंट हो जाएगा आपका V/R. तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए. In a RC series circuit excited by DC voltage source, द इनिशियल करंट इज, तो इनिशियल करंट इसमें क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए, क्योंकि कैपेसिटर ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा फॉर ए डीसी सोर्स. क्वेश्चन नंबर 20. जीरो सीक्वेंस करंट ऑलवेज फ्लोज थ्रू. तो पूछा है जीरो सीक्वेंस करंट किस वायर से फ्लो करता है? ऑप्शन नंबर सी, न्यूट्रल वायर. तो ये आपके 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो गए. आपको अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ सब्सक्राइब करें, जिससे हम आपके लिए और ऐसा वीडियो बना पाए. कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ भी सकते हैं. बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो.